मेरा नाम कल्पना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं खुश इसलिए थी क्योंकि हर लड़की अपनी शादी से ही खुश होती है। मेरे लिए भी शादी की खुशी बहुत बड़ी खुशी थी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। सारे ही लोग मेरी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। घर के सारे लोग मेरी शादी से बेहद खुश थे और खूब जमकर मेरी शादी की तैयारी हो रही थी। सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश रहोगी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ससुराल में खुश रहना तो दूर की बात है, ससुराल में कुछ दिन गुजार लूँ वही मेरे लिए बहुत होगा। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे मेरा पति शादी की पहली रात ही मुझे घर से बाहर निकाल देता और मुझे डिवोर्स दे देता। मेरी सारी खुशियाँ चकनाचूर हो चुकी थीं। हमारे घर में मेरे पापा के दोस्त का बेटा रहता था, प्रशांत। देखने में बहुत स्मार्ट था। हमेशा मैंने उसे भाई की नज़र से देखा था, हालांकि वह मेरा भाई नहीं था। किसी से भी बात नहीं करता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। घर के सारे लोग ही उसकी बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि वो बहुत मेहनती था और मेरे घर वालों की इज्जत भी किया करता था। बड़ों का आदर सम्मान किया करता था और लड़कियों से नज़र झुकाकर बात किया करता था। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा जिससे मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग शक्ल से जैसे होते हैं, अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मजबूरी थी? ये सब कुछ मैं आपको अपनी कहानी में ज़रूर बताऊंगी, ताकि आपको भी पता चले कि मैं किस हादसे से गुजर चुकी हूँ। मेरी हल्दी की रात प्रशांत ने मेरी इज्जत खराब कर दी थी। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने मुझे बेहाल कर दिया तो उसने मेरी कमर पर सिगरेट से कुछ लिख दिया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। शादी की पहली रात जब मेरे पति ने मुझे देखा और उन्होंने मेरे साथ अपनी मोहब्बत जाहिर की, तो पति ने मेरी कमर पर वो शब्द लिखे हुए देखे थे जिन्हें पढ़कर मेरे पति ने मेरे साथ कुछ दिनों से घर में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था, क्योंकि मेरी शादी की तैयारी चल रही थी। मेरा रिश्ता मेरे पापा ने ही अपनी मर्जी से लगवाया था। जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी उसे मेरे पापा ने खुद पसंद किया हुआ था। वो सच में बहुत अच्छा था और सब लोगों को ऐसा लगता था कि मैं उसके घर में बहुत खुश रहूँगी। वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं भी अपनी शादी से खुश थी। घर की सारी लेडीज़ मार्केट शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। रोज़ाना की तरह कुछ न कुछ खरीदारी हो रही है। मेरी बड़ी दीदी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर पर रहने के लिए आ गई थी, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे। वो इस वजह से बाजार का काम नहीं कर सकती थी। उनके दोनों बच्चों को मैं अपने पास रोक लिया करती थी और मम्मी, भाभी और दीदी तीनों ही मिलकर बाजार चली जाती थी। मैं घर के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर लेती थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। वही लोग मेरे लिए शॉपिंग करती रहती थी और शाम के टाइम तक वापस आ जाती थी। मैं उन लोगों के लिए खाना बनाकर रख लिया करती थी और अपनी दीदी के बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। मैं घर के काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इसलिए मम्मी ने मेरी मदद के लिए एक नौकरानी का भी बंदोबस्त कर दिया था। वो मेरे साथ घर के थोड़े बहुत काम करवा लिया करती थी और शाम के टाइम वो अपने घर पर चली जाती थी और फिर बाकी का जो काम होता था वो मैं खुद देख लिया करती थी, क्योंकि उस बेचारी के भी बच्चे थे और उसे अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाना होता था। हमारे घर खाना होता तो वो ले जाया करती थी और अगर नहीं होता था तो मैं उसे पैसे दे दिया करती थी। इससे उसकी भी मदद हो जाती थी। शाम के 5 बजे थे। नौकरानी अपने घर को जा चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती चढ़ रही थी, इसलिए मैं किचन में खड़ी हुई चाय बना रही थी। आज प्रशांत भी ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया था। प्रशांत भी किचन में आ गया था और मुझे चाय बनाने का कहने लगा। मैंने उसके लिए भी चाय बना दी। प्रशांत मेरी उम्र का ही था, इसलिए मैं उसका नाम लिया करती थी। प्रशांत चाय का कहकर किचन से वापस नहीं गया, बल्कि किचन में खड़े होकर मुझे उलझन भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब से ही एक्सप्रेशंस थे, जिनकी मुझे समझ नहीं आई थी। पता नहीं क्यों वो आज मुझे इतनी घूर घूर कर देख रहा था, बल्कि आज वो मुझे सर से लेकर पैर तक देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से कुछ दिक्कत भी हो रही थी।
या फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं उसकी इन हरकतों को समझने की कोशिश तो कर ही रही थी, पर कुछ समझ नहीं पाई थी। एक पल को तो मुझे उसकी नज़रों से डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से अपना ओढ़ा हुआ दुपट्टा ठीक किया था। पता नहीं क्यों उसकी नज़रों में अजीब सी बात थी। ऐसा आज पहली बार था और ऐसा वो पहली बार ही कर रहा था। इससे पहले तो कभी उसने मुझे नज़र भर के देखा तक नहीं था। यहाँ तक कि वो मुझसे बात भी नहीं करता था, जबकि हम लोग तो एक ही घर में रहते थे और वो भी हमारे घर में सालों से रह रहा था। वो बड़ी गहरी भरपूर नज़रों से मुझे देख रहा था, सर से पैर तक। मैंने उसे वहाँ से हटाने के लिए कहा कि तुम अपने कमरे में चले जाओ, मैं बेडरूम में ही तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ। वो अपने कमरे में चला गया था, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आज न जाने प्रशांत को क्या हो गया। चाय बनाने के बाद मैं प्रशांत के कमरे में चाय लेकर चली गई तो वह सामने ही बेड पर लेटा हुआ था और उस टाइम उसने खाली जीन्स पहनी हुई थी, बल्कि ऊपर से तो उसने शर्ट भी नहीं पहना हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी और मैं कुछ शर्मिंदा सी हो रही थी। मैं चाय की ट्रे रखकर वापस जाना चाहती थी, मगर अचानक ही प्रशांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आज की हर बात मुझे अजीब लग रही थी। ऊपर से उसको मुझे देखने का स्टाइल मुझे डर में चेंज कर रहा था। पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि प्रशांत की हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। वो हर टाइम गुमसुम रहता था और पता नहीं कहाँ पर खोया खोया रहता था। घर में तो वो कभी कभी पापा के साथ बात भी कर लिया करता था, लेकिन अब तो वो उनसे भी कोई बात नहीं करता था। ऑफिस से आते ही फौरन अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करता था और जब खाने का टाइम होता तो खाना खा लिया करता था, या फिर कभी कभी तो हमें ही उसे बार बार उसके कमरे से खाना खाने के लिए नीचे बुलाना पड़ता था। पता नहीं उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई थी और पता नहीं वो इधर उधर करता रहता। उसे जब भी कोई बुलाने के लिए जाता तो वो चौंक जाया करता था। हम सब परेशान थे कि प्रशांत को ना जाने क्या हो गया है। वो तो आज बिल्कुल ही बदल कर रह गया था। घर में होते हुए भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता और आजकल वो ना ही हम लोगों के साथ बैठकर कोई बातचीत करता है, ना पहले की तरह हंसता है और ना ही बोलता है। मम्मी पापा को इस तरह परेशान देखकर मैं उन्हें तसल्ली दे दिया करती थी कि वो तो हमेशा से ही ऐसा है, और यह बात सच भी थी। इससे पहले कि प्रशांत मुझे कुछ कहता तभी मैं दरवाजे की बजने वाली आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ गई थी। आज मम्मी, भाभी और मेरी दीदी ये सब लोग मार्केट से टाइम से पहले ही आ गई थी। वो कहने लगी कि आज तुम्हारे ससुराल वालों को हमारे घर पर आना है, इसलिए हम लोग घर जल्दी आ गए हैं। उन लोगों के साथ बैठकर उनसे शादी के बारे में ही कुछ देर बातचीत करनी है। उन लोगों के साथ कुछ देर बैठकर मैं अपने कमरे में आ गई थी और फिर लगातार मैं प्रशांत के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। मेरे दिमाग में उसकी हरकतें बार बार घूम रही थी, मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरी उलझन थी कि बढ़ती ही जा रही थी और अब तो मेरी शादी के दिन भी करीब आ गए थे। मेरी शादी को अब सिर्फ 1 महीना ही रह गया था। धीरे धीरे यह 1 महीना भी गुजर गया था। फाइनली मेरी हल्दी का दिन भी आ गया था। मैं अच्छे तरीके से तैयार हो रही थी। आज का दिन और आने वाले जितने भी दिन थे मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाले थे। मैं अपने आने वाले दिनों के बारे में सोच सोच कर खूब खुश हो रही थी। मैं शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे अपना घर बहुत याद आने वाला था, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के घर में जितना भी टाइम गुजारा था बहुत अच्छा गुजारा था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी थी, कभी मेरी आंखों में आंसू तक नहीं आने दिए थे। मैं अब इस घर को छोड़कर जाने वाली थी। अभी मैं अपनी इसी परेशानी में थी और साथ ही साथ यह भी सोच रही थी कि ना जाने ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों का बिहेवियर मेरे साथ कैसा होने वाला है, क्योंकि शादी से पहले तो सब अच्छे होते हैं और शादी के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा है। मेरा होने वाला पति न जाने मेरे साथ किस तरह से पेश आएगा। तभी मेरी माँ ने कहा कि वो लोग थोड़ी देर में हल्दी की रस्म करने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों को तैयार होकर हॉल में जाना है। मेरे और मेरे होने वाले पति, हम दोनों की ही हल्दी लगने वाली थी। मुझे आज सुबह से ही बुखार आ रहा था और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे थे और ज़्यादा पानी में हाथ होने की वजह से मुझे ठंड लग गई थी। इसलिए मुझे बुखार हो गया था और ज़ुकाम भी हो रहा था। हम सब लोग एक साथ हॉल में चले गए थे। वहाँ पर मैं और मेरे होने वाले पति, हम दोनों की हल्दी लगाई गई।
सब लोग बहुत खुश थे और हम सब ने मिलकर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी। मेरे होने वाले पति का नाम पूरब था। पूरब देखने में बहुत हैंडसम था और पढ़ा लिखा था। पूरब मुझे देखकर बहुत खुश हो रहा था। मैं भी उसे देख देख कर शर्मा रही थी क्योंकि मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अचानक मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी सारे मेहमान हॉल में ही थे। हम लोगों ने हॉल इसलिए किया था क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे, इसलिए सारे मेहमान हमारे घर में नहीं आ सकते थे। प्रशांत ने मम्मी से मेरी तबीयत पूछी तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था और माँ ने मुझे प्रशांत के साथ फिर गाड़ी में घर भिजवा दिया था क्योंकि हॉल में तो मुझे आराम नहीं मिल सकता था। मम्मी ने कहा कि तुम घर जाकर आराम से सो जाना क्योंकि तुम्हारी शादी है और इस स्पेशल मौके पर तुम्हारी तबीयत खराब होना ठीक नहीं है। माँ ने प्रशांत को कहा कि तुम कल्पना को छोड़कर वापस आ जाना। प्रशांत मुझे गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने के लिए आ गया था। मैं देख रही थी कि उसकी नज़रें बार बार मुझ पर ही थीं। वो शीशे में पीछे की तरफ मुझे देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि घर आ गया। प्रशांत भी मेरे साथ घर के अंदर आ गया था। मुझे लगा कि शायद उसका कोई सामान रह गया होगा, लेकिन उसने तो घर के अंदर घुसते ही घर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। मैं तो सीधा अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और प्रशांत और मैं इस घर में अकेले थे। घर में हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और मैं इस टाइम अपने कमरे में खड़ी हुई अपनी दवाइयाँ ढूंढ रही थी जो मुझे मिल ही नहीं रही थी। फिर मुझे दवाई मिल गई। दवाई मैंने अपने ही तकिया के नीचे रख ली थी और फिर मैं खुद ही भूल गई थी। दवाई खाने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं बैठकर सोच रही थी कि लड़कियों की भी क्या ज़िंदगी होती है। यही तो वो आंगन था जहाँ पर मैं खेल कूद कर बड़ी हुई थी और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही थी। ये सोच कर ही मैं दुखी हो रही थी। तभी अचानक मुझे कमरे में किसी की आहट महसूस हुई थी। जब मैंने दरवाजे की तरफ नज़र घुमा कर देखा तो वहाँ पर प्रशांत खड़ा हुआ था, मगर आज वो प्रशांत नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों में जुनून था और अजीब सा रंग सवार था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाती उसने तभी अचानक दौड़कर मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था और फिर उसके बाद उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी पापा से कर दूंगी। पर उसे तो जैसे मेरी कोई बात का असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों में मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही है। मैं खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वो मर्द था। मर्द तो वैसे भी काफ़ी मजबूत होते हैं और औरत हर बार उनके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। ये सब कुछ मेरे लिए यकीन करने के लायक नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरी चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। यह हादसा मेरे लिए मर जाने के काबिल था। मेरे होशो हवास ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। फिर इसी तरह से चिल्लाते हुए अचानक से मैं बेहोश हो गई और फिर जब मैं होश में आई तो प्रशांत मेरी कमर पर न जाने क्या लिख रहा था। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। वो जलती हुई सिगरेट से मेरी कमर पर कुछ लिख रहा था। मेरी कमर तकलीफ से चूर हो रही थी क्योंकि जलता हुआ सिगरेट मेरे बदन पर चलता हुआ महसूस हो रहा था और मेरी कमर की खाल जल रही थी। शायद खून भी बह रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा शरीर कोई भी हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर के अंदर से जान निकाल दी है। मैं बिल्कुल बेजान थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि प्रशांत मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं बुरी तरह से रो रही थी और तड़प रही थी, मगर जल्द ही मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद पर काबू कर लिया था। मैंने सोचा कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया कि मुझ पर क्या मुसीबत गुजर चुकी है तो ना जाने क्या होगा और मेरी बदनामी अलग हो जाएगी। अब तो मेरी शादी होने में भी ज़्यादा समय नहीं है और मेरे पेरेंट्स अलग परेशान हो जाएंगे। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था और बिस्तर पर लेटी हुई रो रही थी। तभी बाहर सब लोगों की बोलने की आवाज़ आ रही थी। प्रशांत तो मेरे कमरे से जा चुका था। शायद सब लोग घर वापस आ गए थे। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, अपने आप को नॉर्मल किया। थोड़ी देर के बाद मम्मी और दीदी मेरे कमरे में आ गई थी। जब मम्मी ने मेरा चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई और बिना कुछ कहे ही समझ गई कि मुझे कोई परेशानी है।
उन्हें ये भी लगा था कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी हालत इस वजह से ऐसी हो रही थी। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रही है? तुम क्यों इतनी उदास लग रही हो? अगर ऐसा ही है तो कल हम तुम्हें किसी और डॉक्टर को दिखा देंगे, जिसकी दवाई से तुम्हारी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू पोंछे थे और मम्मी से कहा कि कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने दवाई खा ली है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बस आपको ऐसे ही लग रहा है। तभी मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, अगर तुम आने वाले समय की वजह से टेंशन में हो तो तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने दिमाग पर किसी तरह की टेंशन सवार मत करो। वो मुझे और भी कई तरह की तसल्लियाँ देकर चली गई थी, लेकिन मेरा दिमाग तो कहीं और ही उलझा हुआ था। मैं अपनी शादी को लेकर जितना एक्साइटेड और खुश थी, मेरी सारी खुशियाँ और एक्साइटमेंट तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। मैं दिल ही दिल में अपनी मम्मी से कहने लगी, मम्मी आपको नहीं पता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरी ज़िंदगी कितनी बड़ी मुश्किल का शिकार हो गई है। अगर आपको अपनी बेटी की तकलीफ़ के बारे में पता चले तो शायद आपका दिल धड़कना भूल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ आपके ही घर में कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। तभी मम्मी मुझे सोने का कहकर वहाँ से उठकर चली गई और साथ ही साथ दीदी भी चली गई थी। मैं जानती थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और अकेले में बैठ कर रोएंगे, क्योंकि वो किसी के सामने रोती नहीं थी और न ही किसी के सामने कमज़ोर पड़ती थी, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उनकी बेटी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मम्मी पापा मुझे ज़्यादा प्यार किया करते थे। अगले दिन मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चले जाना था। कल तक मेरी फीलिंग्स बिल्कुल अलग हो चुकी थी, मैं खोई हुई थी, मगर अब मुझे बार बार डर महसूस हो रहा था कि ना जाने अब क्या होगा। अगर ये सब कुछ मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझे शादी की पहली रात ही डिवोर्स देकर घर के बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है मैं कुंवारी हूँ। लेकिन उसे क्या पता कि मेरी इज़्ज़त तो किसी के हाथों ख़राब हो चुकी है। मैं डरते डरते दिल में कई तरह के सवाल पैदा कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया था, सब लोग बहुत खुश थे और सबके खुश चेहरे देखकर मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। जब मेरी फैमिली के लोगों ने देखा कि मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे हैं तो उन्हें इसका मतलब ये लगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इस घर को छोड़कर जो जा रही हूँ। पर कोई भी मेरे दिल के हाल को नहीं जानता था। मैं जब भी प्रशांत को देखती तो मुझे उससे नफरत हो रही थी। मन कर रहा था कि मैं उसको जान से मार दूं। उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। आखिर उसे ऐसा करके क्या मिला? मेरी शादी की सारी रस्में हो चुकी थी, पर मैं एक भी रस्म में खुश नहीं थी। मैं तो बिल्कुल बेजान हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई रोबोट हूँ और सब लोग मुझे अपने तरीके से चला रहे हैं। जो जैसा कहता मैं वैसा वैसा करती रहती, और इसी तरह से मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। जब मैंने ससुराल आने के बाद अपने पति के हंसते मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा तो मैंने कई बार अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और उनको रोकने की पूरी कोशिश की थी। अगर उसे पता चल जाता कि उनकी पत्नी के साथ क्या बीत चुकी है तो शायद वो इस तरह से हंस नहीं रहा होता, बल्कि मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका होता। और फिर मुझे मेरी जेठानी ने मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं धड़कते हुए दिल के साथ आने वाले पल का इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। तभी वह कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़कर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगा, और मेरे दिमाग में तो सिर्फ डर ही बैठा हुआ था। और फिर धीरे धीरे रात गुजरती चली जा रही थी। फिर जब उसने मुझे अपना हक लेने के लिए मेरे कमर से मेरे कपड़े हटाए तो वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे पति ने मेरी कमर के वो निशान देख लिए थे जो प्रशांत ने सिगरेट से मेरी कमर पर लिख दिए थे। लेकिन फिर उसके बाद मैं चौंक गई थी। मैं उन यादों में खो गई थी जब मेरे पापा प्रशांत का हाथ पकड़कर हमारे घर में लेकर आए थे और मम्मी से कहने लगे कि आज के बाद ये मेरा बेटा है और इसको इस घर में वही वैल्यू दी जाएगी जो मेरे बेटे को दी जाती है। मम्मी भी उनकी इस बात से खुश हो गई थी, क्योंकि हम 2 बहनें थे और मेरे एक भैया थे।
थे। मम्मी को लगा कि इस तरह से उनके 2-2 बेटे हो जाएंगे। मुझे भी पापा ने कहा कि ये तुम्हारे भाइयों की तरह है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। वो उम्र में मेरे ही साथ का था और फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई। वो मुझ पर मेरे बड़े भैया की तरह रौब जमाता था। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वो मेरे पिता के दोस्त का बेटा है। मैं उसे हमेशा अपनी फैमिली का मेंबर ही मानती थी। दरअसल प्रशांत के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। उसके बाद प्रशांत अकेला रह गया था। पहले काफ़ी दिनों तक तो वो अपने दादा के पास रहता था। उसके दादा भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो बीमार रहने लगे थे। वो उसका ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे। प्रशांत के पापा और मेरे पापा आपस में बहुत पक्के दोस्त थे, इसलिए मेरे पापा हर हफ्ते प्रशांत के पास जाते थे। तो उसके दादा कहते थे कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे हमेशा अपने पोते की फिक्र लगी रहती है। मेरे बेटे और बहू तो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर मैं भी इस दुनिया से चला गया तो इस बेचारे का क्या होगा। जब प्रशांत के दादाजी ने रोते हुए यह बात मेरे पापा से कही तो मेरे पापा की इंसानियत जाग उठी थी। वैसे भी वो प्रशांत को हमारे घर पर ही लाना चाहते थे, मगर उन्होंने उसके दादाजी की वजह से उसे उसके घर पर ही रहने दिया था। और अब जब उसके दादाजी ने ही मेरे पापा को रो रो कर ये बात कही तो मेरे पापा ने प्रशांत के दादाजी से कहा था कि आपको अपने पोते की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं अपना बेटा बनाकर रखूँगा। यह मेरे दोस्त का बेटा ज़रूर है, मगर मैं हमेशा इसे इसके पिता के जैसा ही प्यार दूंगा। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, इसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। कभी कभी प्रशांत अपने दादाजी से मिलने के लिए चला जाता था, लेकिन फिर एक दिन उसके दादाजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और प्रशांत पूरी तरह से अकेला हो गया था। प्रशांत को पापा हमारे घर ले आए थे। वो अपने दादा की मौत पर बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगा था, क्योंकि उसके सारे ही अपने दुनिया से जा चुके थे। वो हमेशा उदास रहता था और खोया खोया सा रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने अंदर कोई दुख पाल रखा हो। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी पर्सनैलिटी बदलती चली जा रही थी। पापा उसे सबके साथ घूमने फिरने के लिए कहते तो वो अपना दिल बहलाने की कोशिश कर लिया करता था। उसे हमारे घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। पापा ने उसको बिल्कुल अपना बेटा बनाकर रखा था, मगर प्रशांत को तो कोई भी चीज़ खुश नहीं करती थी। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था और प्रशांत अब जॉब पर लग गया था। इतनी कामयाबी पर भी उसका दिल खुश नहीं रहता था। जब प्रशांत अपनी महीने की सैलरी मेरी मम्मी को लाकर देता था तो मम्मी ने उसे इनकार कर दिया था। मम्मी ने कहा था कि तुम इसे खुद पर खर्च करो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तब पहली बार मैंने प्रशांत को इमोशनल होते हुए देखा था। उसने मेरी माँ से गले लगकर कहा कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आप लोगों ने मुझे हमेशा माता पिता जैसा प्यार दिया है, मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मम्मी भी इमोशनल हो गई थी और उन्होंने वो पैसे संभाल कर रख दिए थे। वो कहती थी कि इन पैसों से प्रशांत की शादी होगी। वैसे तो भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम लोग नहीं रहे तो फिर उस बेचारे को संभालने वाला कौन होगा? बुरे वक्त में शायद उसका जुड़ा हुआ पैसा ही उसके काम आ जाएगा। वो उन दिनों बहुत खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहने लगी थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि इतना सीरियस रहने वाला इंसान भी इतना ज़्यादा खुश रहने लगा। और फिर कुछ टाइम गुजरा तो वो दोबारा से प्रशांत का बिहेवियर पहले जैसा हो गया था। वही सीरियस और अकेलापन, अब तो वो पहले से भी ज़्यादा सीरियस हो गया था। वो इतना ज़्यादा खामोश रहने लगा था कि उसकी सीरियसनेस से मुझे डर महसूस होने लगा था। उन्हीं दिनों मेरा भी रिश्ता लग गया, लेकिन प्रशांत को लड़का पसंद नहीं आया था और उसने मेरे पेरेंट्स से कह दिया था कि कल्पना की शादी यहाँ पर मत करो। उसकी बात सुनकर मम्मी पापा तो हैरान रह गए थे, लेकिन ऐसा क्यों? इस बात का प्रशांत के पास कोई जवाब नहीं था। प्रशांत ने कहा था कि मैंने सुना है कि लड़का बहुत कम पैसे कमाता है। इस बात पर पापा ने गहरी सांस लिया और कहा कि बेटा, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी अच्छी जगह पर नौकरी लगी हुई है, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लड़के का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हमारी कल्पना वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। मैंने भी जब
अपने होने वाले पति की फ़ोटो देखी तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, मगर ना जाने क्यों प्रशांत को इस रिश्ते पर बहुत एतराज़ हो रहा था। मम्मी पापा ने जहाँ से भी पूरब के बारे में पता करवाया था तो हर जगह से उन्हें यही सुनने को मिला था कि लड़का बहुत अच्छा है। मम्मी पापा को लगा कि शायद प्रशांत को कोई गलतफहमी हो गई होगी। प्रशांत ने उस दिन के बाद बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में अपनी कोई एडवाइस नहीं दी थी, लेकिन फिर उसने जो मेरे साथ ये सब कुछ किया तो मेरे लिए ये सब किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। जब मेरे पति ने उस रात मेरी कमर देखी तो वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। मैं उसको रोता हुआ देखकर घबरा गई थी और जब पलटकर मैंने उसे देखा तो वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की मगर वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। न जाने उसे किस बात का गम था जो उसे रुला रहा था। मेरी कमर पर ऐसा क्या लिखा हुआ था कि जिस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तभी उसने मुझसे कहा कि तुम सो जाओ और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं उसके उलझे हुए बिहेवियर पर हैरान और परेशान रह गई थी और रात भर यही सोचती रही कि मैं तो समझती थी कि मेरे पति को गुस्सा आएगा, मगर उसका रोना तो मेरी समझ से ही बाहर था और मैं यही सब कुछ सोचते सोचते न जाने कब गहरी नींद में चली गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शादी के अगले दिन जब मेरी सास ने मुझे मेरे पति के साथ मेरे मायके भेज दिया, मैं सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे में चली गई। मेरा तो प्रशांत का सामना करने का दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे उस वक्त उससे बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी और ऊपर से मेरे पति का हैरान कर देने वाला बिहेवियर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। 2-3 घंटे वहाँ पर गुजारने के बाद मैं वापस अपने ससुराल अपने पति के साथ आ गई थी, लेकिन अब तो मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। कुछ दिनों पहले तक तो मैं बहुत खुश थी, मगर अब तो जैसे मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। अपने पति के बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत ही मॉडर्न है, मगर अब जब मैंने उन्हें देखा तो वो बहुत ही संस्कारी भी थे। वो घर के मंदिर में रोज़ पूजा करते थे और व्रत भी रखते थे और रोज़ रात को उठकर मंदिर में बैठकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे और पता नहीं किस गलती की माफ़ी मांग रहे होते थे कि उसके हाथ जुड़े हुए होते और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे होते थे। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान और परेशान होती थी। ना जाने उसे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका रोना ही कम नहीं होता था। जब भी वो मुझे देखता तो प्यार से मेरे बालों को सहलाता था क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी ज़्यादा इज्जत होती थी जिसे देखकर मैं नज़रें चुराने लगती थी और सोचने लग जाती कि अगर उसे सच पता चल गया तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। उस दिन मैं सो रही थी जब एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। वो मेरे पति के रोने की आवाज़ थी। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा था, भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था। मैं ये सब देखकर उठकर बैठ गई थी। ना जाने उन्हें ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी वजह से वो इतना बेचैन रहता था। उन्होंने जब मुझे जागता हुआ देखा तो वो हैरान रह गए थे और फिर मेरे पास आकर बैठ गए थे और कहने लगे कि क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो, और मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। अब मैं उनके इस रोने पर बहुत तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं, आखिर आपके साथ ऐसी कौन सी परेशानी है और आप हमारी सुहागरात को भी मुझे देखकर रोने लगे थे और आप अभी भी रातों को उठ उठ कर रोते हो, आखिर इस सब की क्या वजह है। उनके चेहरे पर अजीब से रंग फैल गए थे। वो मुझसे कहने लगे एक ऐसी बात है जिसे सुनकर शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। मैंने कहा मगर अब तो मैं जानकर ही रहूँगी, आखिर क्या बात है। तभी वो मुझसे कहने लगे कि मैं प्रशांत को काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ, कुछ टाइम पहले तक वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि अगर प्रशांत उनका अच्छा दोस्त था तो फिर प्रशांत ने मेरी शादी पूरब से होने के लिए मेरे पेरेंट्स से मना क्यों किया था। मेरे पति की अगली बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मेरे पति ने कहा कि हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। मेरे पापा का बिजनेस था, वो मुझे अपने साथ अपने ऑफिस में आने के लिए कहते थे, मगर मुझे जॉब करने का शौक था और मैं एक्सपीरियंस भी करना चाहता था, इसलिए मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा था जहाँ पर प्रशांत था। उसी ऑफिस में एक लड़की थी जो बहुत ही गरीब थी, खूबसूरत थी और शरीफ फैमिली से बिलोंग करती थी।
मैं हमेशा से ही लड़कियों के साथ थोड़ा फ्लर्टी रहा था और जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरा उस पर दिल आ गया था। मैं नहीं जानता था कि प्रशांत उस लड़की को पसंद करता है और मैं भी उस लड़की को पसंद करने लगा था। मैंने उसे प्रपोज भी किया था मगर उस लड़की ने इनकार कर दिया। मगर मैं उस लड़की के पीछे पड़ गया था। जब एक दिन मैंने उस लड़की को बहुत तंग किया तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उस लड़की से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था और फिर एक दिन मुझे इस बात का मौका मिल गया। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, शायद बारिश होने वाली थी। एक एक करके ऑफिस के सारे वर्कर्स चले गए थे और ऑफिस में सिर्फ वो लड़की और मैं ही रह गए थे। उस टाइम वो अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे किसी के आने जाने का पता ही नहीं चला। वैसे भी वो सबसे लास्ट में ही घर जाती थी। जब मैंने देखा कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, बाहर सिर्फ गार्ड था, तो मैंने पैसे देकर गार्ड को ख़रीद लिया और उसे कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तुम किसी को अंदर मत भेजना। और फिर मैंने उस लड़की का इस्तेमाल किया और उसकी इज्जत ख़राब कर दी और उससे अपनी बेइज्जती का बदला लिया। बाद में मुझे पता चला कि प्रशांत तो उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। फिर अगले ही दिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड से पहले फ़ोन पर प्रशांत को सारी बात बता दी थी। उस दिन प्रशांत ने तुम्हारी कबर पर लिखा था कि दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं तुमसे भी तुम्हारी खुशियों को उसी तरह से छीन लूँ जिस तरह से तुमने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली थी। मगर क्या करूं, ये मेरे लिए मेरी बहन के तरह है और इसके घर वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। इतने टाइम से मैं समझ रही थी कि प्रशांत ने मेरी इज्जत खराब कर दी। इसका मतलब ये था कि मुझे गलतफहमी हुई थी और मैं बिल्कुल पवित्र थी। मगर मुझे अपने पति से बहुत बड़ी शिकायत थी कि उन्होंने एक लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। जब मैंने उनसे अपनी शिकायत रखी तो वो फिर से रोने लगे थे। कहने लगे कि मैं भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे ना समझी में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये मेरे लिए एक ऐसा पछतावा है जो शायद सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा और मैं अपनी उस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो होना था वो तो हो चुका था। मेरे दिल से गलतफहमी दूर हो गई थी क्योंकि प्रशांत ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि वो तो मुझे अपनी बहन की तरह ही मानता था। जबकि उसने मौका होने के बावजूद भी मुझे छोड़ दिया था और ये उसका एहसान था कि उसने मेरे पति से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बदला नहीं लिया था। मैंने भी अपने मायके जाकर प्रशांत से अपने पति की तरफ से माफ़ी मांग ली थी और उसे बता दिया था कि इस बात पर मेरे पति बहुत शर्मिंदा है। प्रशांत दूसरे शहर में जॉब कर रहा था और अब वो वहीं पर ही रहने लगा था। उसने अभी तक शादी नहीं की। वो दूसरे शहर में शिफ्ट इसलिए हो गया था क्योंकि उसे पता है कि जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरा पति भी वहां आएगा और उसे मेरे पति को देखकर वो हादसा याद आ जाएगा जो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। वो मेरे पति का सामना नहीं करना चाहता था और ना ही मेरा पति प्रशांत का सामना करने के काबिल रहा था। मेरे पति ने जो कुछ प्रशांत के साथ और उस लड़की के साथ किया, आज भी मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।